हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस वीडियो में हम डील करेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, इंटरनल एनर्जी और हीट एंड वर्क का इसमें क्या रोल है, और परपेचुअल मोशन मशीन पीएमएम फर्स्ट क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। जिस भी जगह हम काम करते हैं, जो भी बॉडी हमारा जो एरिया कवर करती है, जहाँ हम काम करते हैं, हमारा प्रोसेस डील होता है, उसके अलावा सब चीज़ सराउंडिंग है और वो चीज़ सिस्टम है। सिस्टम को सराउंडिंग से एक बाउंड्री डिवाइड करती है। सिस्टम तीन टाइप का होता है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र होता है। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं होता, ना ही एनर्जी और ना ही मास का। अब हमारा पहला लॉ ये आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना ही इस लॉ से है और ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही रूपांतरित रूप आपका पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या समझाता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है, कि नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इसको अलग अलग फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या अलग अलग रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी नियम का परिवर्तित रूप एक हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। अब हम समझते हैं हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको कहता क्या है। कि ये कहता है कि आप जब कभी भी किसी सिस्टम से वर्क लेंगे तो आपको वर्क लेने के लिए कोई हीट देनी पड़ेगी, उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, उसको इनपुट देना पड़ेगा। तो आपने जो ऊष्मा दी और आपको जो वर्क मिला, उन दोनों का अंतर उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। दोबारा समझते हैं कि आपने जो ऊष्मा दी और आपको जो कार्य मिला, उन दोनों का अंतर उसकी आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो बात ये होगी कि आपने जितनी ऊष्मा दी, आपको उतनी ही ऊष्मा के तहत आपको वर्क मिलता है। ये साइक्लिक प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक साइकिल में ऐसा होता है कि जितनी आपका ऊर्जा में परिवर्तन है उतना ही आपके कार्य में परिवर्तन होता है। ये नीचे के डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि साइक्लिक प्रोसेस डी क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक प्रोसेस डी डब्ल्यू। ये सिंबल साइक्लिक प्रोसेस का है, चक्रीय पद्धति का है। साइक्लिक प्रोसेस का अर्थ होगा किसी एक बिंदु से चल के दूसरी बिंदु पर प्रारंभिक अवस्था में आके अपनी सभी गतिविधियों को खत्म करना, एक साइकिल को कंप्लीट करना। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आपकी दी गई ऊष्मा होने वाले कार्य के बराबर होती है और आपकी उस दी गई ऊष्मा और मिलने वाले कार्य का अंतर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है। आंतरिक ऊर्जा को U से दर्शाते हैं, ऊष्मा को या हीट को Q से लिखते हैं, कार्य को W से लिखते हैं। तो डेल U इज इक्वल टू Q माइनस W, ये हमारा फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है। जब आपकी ऊष्मा और कार्य बराबर हैं, इसका अर्थ यह है कि एक दूसरे के समानुपाती चलते हैं। जितनी ऊष्मा है उतना आपका कार्य है, और जहाँ समानुपाती होता है वहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाने के लिए कांस्टेंट आता है। तो ये कांस्टेंट है J। इस J को कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये चीज़ आपके जूल्स लॉ से पारित की हुई या समझाई हुई बात है। अब हम देखते हैं कि परपेचुअल मोशन मशीन क्या होता है, पीएमएम फर्स्ट क्या होता है। ऐसी मशीन जो कि आपको काम कर दे बिना किसी इनपुट के, कि ऐसी मशीन जिसको आपने कोई हीट दी ही नहीं है और आपको वर्क दे दे, या आपने उस पर कोई वर्क किया ही नहीं है और आपको हीट दे दे। मतलब ना तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने इनपुट दिया ही नहीं, आउटपुट मिल जाए, और या फिर आपने उसमें वर्क किया और आपको ऊष्मा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसमें आप कोई एनर्जी दिए बिना कोई भी वर्क ले लें। कि आपने ज़ीरो एनर्जी दी और आपको वर्क मिल रहा है, ऐसी मशीन नहीं होती है। कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, पीएमएम फर्स्ट जैसी कोई मशीन नहीं होती है। अब हम समझते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या हुआ इसका। कि जब भी हमारी अवस्था में परिवर्तन होता है किसी भी बॉडी में या किसी भी तत्व के अंदर, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती या कम होती है। उस इंटरनल एनर्जी का जो बदलाव होता है उसकी दोनों अवस्थाओं के मध्य, वो बदलाव उसमें दी गई ऊष्मा और प्राप्त वर्क के बराबर होता है। इस बात को हमें समझना है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज उसके हीट और वर्क के डिफरेंस या माइनस या घटाने के बराबर होता है। ये बात हमको समझनी है।
आगे हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी का रोल क्या है। इंटरनल एनर्जी हमें पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ये योग होता है। इंटरनल एनर्जी होती क्या है? जब भी आप किसी बॉडी को हीट देते हैं तो सबसे पहले वो हीट उसको टेम्परेचर को बढ़ाती है, उस बॉडी के टेम्परेचर को। पर उस बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने से पहले इंटरनल एनर्जी को उसके आंतरिक अणुओं में इंटरेक्शन पैदा करना पड़ता है। उन अणुओं में आपसे टकराव के कारण आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। पहले वो इंटरनल एनर्जी जनरेट होगी और बाद में आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इंटरनल एनर्जी जो है वो एक प्रॉपर्टी है, एक पॉइंट फंक्शन है। प्रॉपर्टी सभी पॉइंट फंक्शन होती है और वो मतलब आपके बिंदु पर निर्भर करती है, वो पाथ पे निर्भर नहीं करती कि कहाँ से होकर आ रही हैं। उन्हें इतना पता है कि हाँ इस पॉइंट पे मेरी वैल्यू ये थी, अगले पॉइंट पे मेरी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ये है। उसके बीच का पाथ कोई भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात को नोट कर लीजिए। इंटरनल एनर्जी इज एन फंक्शन ऑफ पॉइंट नॉट ऑफ ए पाथ। ये पाथ को नहीं देखती है, ये बात हमें समझनी है। और हम फॉर्मूला जानते हैं कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कार्य और आपके ऊष्मा के अंतर के बराबर होता है। ये बात हमको पता है। यहाँ हम बिल्कुल देख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ है। और क्या हमने क्या चीज़ समझी कि हमें हमेशा इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन देखना है। हमें ये नहीं देखना इंटरनल एनर्जी है कितनी, हमें ये देखना है कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में बदलाव कितना हुआ है, कि पहले U1 कितनी थी और U2 कितनी है। उन दोनों के इनिशियल और फाइनल आपको आंतरिक ऊर्जा के मानों को देखते हुए डेल यू के बेसिस पे आप हमारा सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट लॉ के अंदर। अब बात ये होती है कि हम जिस भी गैस की स्टडी कर रहे हैं, आपकी इंटरनल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला किसी भी प्रोसेस में, चाहे आप किसी भी पैरामीटर को कांस्टेंट रखें, प्रेशर को, वॉल्यूम को, किन्हीं भी पैरामीटर्स को आप कांस्टेंट रखते हैं, आप जो भी कंडीशंस रखते हैं, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, जिसे हम कहते हैं डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, या डेल टी कह सकते हैं। यहाँ पे n की जगह m भी लिखा होता है जो मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, या n नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है। Cv यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट इन कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसका मतलब ये नहीं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम हो या नहीं हो, आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला यही होता है कि एन सी वी डेल टी। डेल टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अब हम आगे देखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा। अरे भाई, अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है तो ना तो उसमें हीट जा रही है और ना ही आ रही है, मतलब डी क्यू, क्यू का तो बदलाव बिल्कुल जीरो हो गया, डी डब्ल्यू कार्य का बदलाव जीरो हो गया। जब कार्य और ऊष्मा ही जीरो है तो आपकी इंटरनल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गई, आपकी डी ई कंप्लीट एनर्जी जीरो होगी, मतलब आपकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है। तो ये बात है कि कौन से निकाय या कौन से सिस्टम में आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वो सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम आगे देखते हैं कि फर्स्ट लॉ में कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमको दिए गए थे। हमें ये समझाया गया था कि पहली चीज़ कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस है, जो आपका डेल यू है, वो हमेशा आपके कार्य और हीट के डिफरेंस के बराबर होगा। ये बात हमको समझ में आ गई थी। परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड की बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ऐसी मशीन नहीं होती है। और एक बात हमको समझ में आई कि आपकी हीट और वर्क जो है वो आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ऊष्मा दे के कार्य बना सकते हैं, कार्य दे के आप ऊष्मा जनित कर सकते हैं, परंतु आप एनर्जी को ना तो ख़त्म कर सकते हैं और ना ही उसे पैदा कर सकते हैं। इसीलिए आपकी जो पूरी एनर्जी है वो एक तरीके से कांस्टेंट रहती है, आपने जो दिया वही आपको मिल जाता है। ऐसा सिद्धांत आदर्श तौर पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको समझाता है। अब हमने ये चीज़ समझ ली है कि E2 माइनस E1 मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी को अगर E लिखा जाए तो आपकी शुरुआती और आखिरी, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस आपकी Q माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है। ये चीज़ हमको फर्स्ट लॉ ने समझाई है। अब हमें एक और चीज़ देखनी है कि हाँ, हमको ऊष्मा देखे तो कार्य मिल जाता है या कार्य देखे ऊष्मा मिल जाती है, पर ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन को हम किस तरह डील करेंगे कि सर कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है। तो ये बात समझना है कि सिस्टम को दी गई हीट हमेशा पॉजिटिव होती है, सिस्टम से ली गई हीट हमेशा नेगेटिव होती है। कि आपने हीट दी, अच्छी बात है, सिस्टम से हीट मिल रही है, ये नेगेटिव है। अगर आपने सिस्टम पे काम किया है तो ये नेगेटिव है, आपको सिस्टम से काम मिल रहा है तो पॉजिटिव है। इस बात को दोबारा समझते हैं। हीट आपने प्रदान की, पॉजिटिव है, हीट आपको मिल रही है, नेगेटिव है।
वर्क आपको मिल रहा है पॉजिटिव है, वर्क आप कर रहे हैं नेगेटिव है। इन बातों को हमें न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम देखते हैं कि इस लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमें पता है कि Q हमारा पॉजिटिव कब होगा, इंटरनल मतलब कि हमारी ऊष्मा जो है वो Q कब पॉजिटिव होगी, जब हमारा वर्क डन सिस्टम पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हमारी Q नेगेटिव कब होगी, जब हम सिस्टम पे काम कर रहे होंगे तो हमारा वर्क नेगेटिव है, सिस्टम से काम मिलेगा तो पॉजिटिव होगा। और डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, हमने ये बात समझ ली है। अब हम आगे देखते हैं एक और चीज़ कि फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, ये चीज़ आपके मैकेनिकली आपके बहुत सारे डिवाइसेस या बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ आती है। इसका कहने का सिंपल अर्थ यही है कि आप किसी भी बॉडी को ऊष्मा देंगे या हीट देंगे, क्यू देंगे, उस क्यू से उसकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन आपको मिलने वाले काम और आपकी दी गई ऊष्मा के अंतर के बराबर होता है। ये बात हमने समझ ली है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि इस फॉर्मूला में तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, पर आपको तो मैंने माइनस बताया था। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि अगर हम सिस्टम पे काम करेंगे तो काम नेगेटिव होता है, अगर हमें सिस्टम से काम मिलता है तो वो पॉजिटिव होता है। इसलिए वो पॉजिटिव नेगेटिव के साइंस आपको याद रखने हैं कि हम हीट दे रहे हैं या ले रहे हैं, काम मिल रहा है या काम करना पड़ रहा है आपके सिस्टम के ऊपर। ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्या चीज़ है, आपकी इंटरनल एनर्जी में बदलाव, आपकी ऊष्मा और कार्य किस तरह होते हैं। अगर आपकी इंटरनल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव आया है, आपकी आंतरिक ऊर्जा धनात्मक आ रही है, बदलाव में चेंज पॉजिटिव आया, इसका मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ा है, तभी आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। और अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो इसका मतलब आपको हीट मिली है, और हीट मिली है तो आपको कार्य होगा। और अगर आपका कार्य पॉजिटिव है तो ये मानना चाहिए कि आपका कार्य कंप्रेशन टाइप का या कंप्रेस्ड कर रहा है आपकी गैस को। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, यदि आपका तापमान मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो बहुत कम आ रहा है या माइनस में आ रहा है, कि पहले तो बदलाव 5 आ रहा था अब -5 आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, हीट जो है वो भी माइनस में है और आपका वर्क भी माइनस में जा रहा है। इसका मतलब आपकी गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है। और ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि गैस जब एक्सपैंड होती है तो अपना टेम्परेचर कम कर लेती है, कंप्रेस्ड होने पे ज़्यादा कर लेती है। और अगर चेंज बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और मतलब आपने कोई हीट नहीं दी है और आपका वर्क डन भी ज़ीरो है। और वर्क डन ज़ीरो कब होता है, जब आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट हो, आपके वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं हो। अब हम देखते हैं कि ये Q और T सेम चीज़ है क्या। नहीं नहीं, Q और T बिल्कुल भी सेम चीज़ नहीं है। Q आपकी ऊष्मा है, T आपका टेम्परेचर है। आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो ऊष्मा दे के, ऊष्मा उसका एक पैरामीटर है दिखाने का, और T टेम्परेचर है, दोनों में बहुत अंतर होता है। अब हम आगे देखते हैं कि वर्क कैसे पता करते हैं। वर्क क्या होता है कि किसी भी वर्क में, किसी भी काम में आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को लेके चलिए। आपका पिस्टन सिलेंडर में मूव करता है तो एक फिक्स डिस्टेंस पे मूव करता है, फिक्स फोर्स के साथ में। इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करके देखें, इसकी डिस्टेंस से इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास में एक फॉर्मूला बन के आता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन PdV। ये फॉर्मूला हमें बताता है वर्क डन किसी भी काम में आपके वॉल्यूम और प्रेशर के बेसिस पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अब हमें एक और चीज़ पता है कि हाँ, W विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो अगर वो सिस्टम से हमें मिलता है, और सिस्टम पे करना पड़ता है तो वो ज़ीरो से छोटा मतलब नेगेटिव होगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब हमें एक और चीज़ देखनी है कि वर्क डन पता कैसे करते हैं। वर्क डन हमेशा PV डायग्राम के अंदर का एरिया होता है। अब ये PV डायग्राम क्या चीज़ है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम को प्लॉट किया जाता है। किसी भी थर्मोडायनामिक साइकिल में दो टाइप के मेन डायग्राम होते हैं, PV डायग्राम और TS डायग्राम। TS डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे। PV डायग्राम क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम। इस डायग्राम में आपको जितना एरिया कवर हो गया, ये पूरा एरिया वर्क के बराबर कहलाता है। ये चीज़ आपको समझनी है। वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इस डायग्राम में आप प्रेशर, टेम्परेचर और आपके वॉल्यूम तीनों की लाइंस को दिखा सकते हैं। इनको हम आगे प्रॉपर्ली डील करेंगे। अब हम देखते हैं हीट और वर्क क्या है। हमें पता है हीट क्या होता है, जो भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हमारा ट्रांसफ़र हुई है बाउंड्री से सिस्टम में, सिस्टम से बाउंड्री में,
उसको हम एज ए हीट लेके चलते हैं। हीट देना या लेना होता है। वर्क क्या होता है, हमें बहुत टाइप के वर्क मिल सकते हैं, बाउंड्री वर्क, शाफ्ट वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क। इन वर्क्स को हमें अगर सिस्टम पे करेंगे तो नेगेटिव, सिस्टम से मिलेगा तो पॉजिटिव होता है। एक बात हमें समझनी है कि हीट और वर्क दोनों ही प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, पॉइंट फंक्शन नहीं होते हैं। और जो पॉइंट फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर्टी होते हैं, और हीट और वर्क ही दोनों पाथ फंक्शन है कि ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं। इस बात को हमेशा हमें याद रखना है। ये अवस्था पे नहीं ध्यान रखते, ये प्रक्रिया पे ध्यान रखते हैं। इन्हें प्रोसेस से मतलब है, अवस्था से मतलब नहीं है। पाथ पे डिपेंड करते हैं, पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब हम आगे देखते हैं वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला हमने देखा ही था, W बराबर PdV होता है। अब वर्क डन बहुत सारी कंडीशंस में अलग अलग हो सकता है, आइसोथर्मल, आइसोकॉरिक में, आइसोबैरिक में, एडियाबैटिक में। ये सब क्या होता है, ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे। बिल्कुल इनके सभी फॉर्मूले और सभी टाइप की डीलिंग आगे PV डायग्राम, TS डायग्राम सहित होगी आगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, एक कंटेनर हैज अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड ए टाइटली फिटिंग मूवेबल पिस्टन दैट डज नॉट अलाउ एनी ऑफ द गैस टू एस्केप ड्यूरिंग ए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। 200 joules of heat enter the gas and the gas does 300 joules of work in the process। आपको ये बताना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है। इन्होंने क्या बताया, हीट एंटरिंग का बता दिया और बता दिया कि आपको वर्क कितना मिल रहा है, और पूछा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है। सिंपल सॉल्यूशन है, आपको फॉर्मूला पता ही है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। क्यू कितना दे रखा है, 200 जूल, और आपका डब्ल्यू कितना दे रखा है वैल्यू में, आपका 300 जूल। अभी 300 जूल काम करना पड़ रहा है, इसलिए नेगेटिव में हमने लिया, और हमने देखा कि जब काम करना पड़ रहा है, माइनस लगाया 300 की जगह पे, तो वैल्यू में नेगेटिव आया। तो हमने क्या चीज़ देखी कि आपकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब आपका टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना, ये बात बिल्कुल हमें समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको 4 कंडीशंस दी हुई हैं, चारों में आपकी हीट एंटर होती है या एग्जिट होती है, काम करना पड़ता है या काम मिलता है, 2 कंडीशंस हैं। अब सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि अगर आपको वर्क करना पड़ रहा है तो उसको आप नेगेटिव लेके चल रहे हैं, और जब आपको वर्क मिल रहा है उसको आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। प्रोसेस 1 और 2 में आपके वर्क को आपने नेगेटिव लिया है क्योंकि वर्क आपको करना पड़ रहा है। प्रोसेस 3 और 4 में आपको वर्क मिल रहा है, इसलिए आपने इसको पॉजिटिव लिया है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल ध्यान से देखें, बहुत सिंपल है। सिर्फ एक कंडीशन है कि हाँ, इंटरनल एनर्जी में चेंज आपके ऊष्मा और कार्य के अंतर के बराबर होता है। अगर कार्य आपने किया है तो वो नेगेटिव, मिल रहा है तो पॉजिटिव होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। आपको इसका एडवांस वर्जन और इसके यूजेस जो हैं वो आपको अगली वीडियो में बिल्कुल बताए जाएंगे। आपको कोई क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।